हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रेप टैब। सो थर्मोडायनेमिक सीरीज हम करने वाले हैं। इस सीरीज में हम पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक्स का अच्छे से समझेंगे विद गुड एग्जांपल्स। होता क्या है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें करना क्या है आपको, है ना। फॉर्मूलाज को रटेंगे, बैठ के फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे क्योंकि आप बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं इसमें। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो जेई हो, नीट हो, WBJE हो, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो देखेंगे। एज यू नो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत सारे भर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, तो मार्क्स लाने के लिए आपको ये पढ़ना ही है, फॉर्मूलाज को रटना ही है, लर्न करना ही है। बट मजा आएगा अगर आप उस चैप्टर को समझ लोगे, तो आपको इजी होगा उन्हें याद करना, उन्हें अप्लाई करना। ठीक है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, उसको समझेंगे बैठ के कि क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है फर्स्ट लॉ, क्या होता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, क्या बताती है वो। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर को 4 हिस्सों में तोड़ लिया। दिस इज पार्ट 1। टुडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट 1। पार्ट 1 में हम बेसिक समझेंगे, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है ना। तो दिस इज बेसिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है हमसे, और उसे कैसे अप्लाई करना है, ये हम आज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में हम सारे वर्क के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है, या उससे रिलेटेड आइसोथर्मल, एडियाबैटिक जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो सब करेंगे। पार्ट 3 में हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, पूरा एंट्रोपी। एंड पार्ट 4 में हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत इंपॉर्टेंट और टफ चैप्टर्स को हम यहाँ पे ऑन प्रेप टैब डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको अच्छे से मजे से पढ़ना है इन चैप्टर्स को, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ठीक है, तो चलो शुरू करें। ओके, स्टार्ट करने से पहले लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम हिमांशु। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT खड़गपुर। मैंने 2009 में IIT JEE का एग्जाम दिया था और क्लियर किया था। एंड 2014 में आई ग्रेजुएटेड एंड सिंस देन आई हैव बीन टीचिंग टू JEE एंड नीट एस्पिरेंट्स। ठीक है, सो शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले समझते हैं, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। अच्छा यार, इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है, एक छोटी सी चीज बतानी है आप लोगों को कि नीट, जितने भी बच्चे नीट देने वाले हैं इन 2022, दैट मीन्स करंटली दे आर इन 12th, वो 12th में जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए वी आर स्टार्टिंग अ बैच। लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दैट। So we are starting an अभ्यास बैच फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा एक बार देख लेते हैं इसे। ठीक है, सो यू हैव टू गो ऑन एनरोल। हियर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कोर्स। इसमें यू विल बी गेटिंग लाइव क्लासेस। ठीक है, आपको मैं पढ़ाऊंगी, लाइव क्लासेस होंगी आपकी, जिसमें कि हम पूरा 12th का सिलेबस कवर करेंगे। देयर विल बी 3 क्लासेस इन अ वीक, और हर क्लास 1.5 घंटे की होगी। अच्छा, डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सेपरेटली यू विल बी गिवन टाइम, आपको अपने डाउट्स कवर करने का टाइम मिलेगा। यू विल बी गेटिंग स्टडी मटेरियल एंड DPPs। डेली की कुछ असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। ओके, यू कैन गेट बैकअप क्लासेस। जैसे कभी ऐसा हो जाता है कि आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, देन यू कैन आस्क फॉर अ बैकअप क्लास। ठीक है, ओके, यू विल बी गेटिंग 10 टेस्ट, यू विल बी गेटिंग अ टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद दिस प्लान। तो आपको 10 टेस्ट मिलेंगे उसमें, जिसमें कि आपके पास चैप्टर वाइज भी टेस्ट होंगे, कुछ मिनी टेस्ट होंगे, मतलब 2-3 चैप्टर्स को मिला के टेस्ट बनाया है, और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो आपको टोटल ऐसे 10 टेस्ट मिलेंगे, विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल आपकी प्रिपरेशन के लिए। अलॉन्ग विद दिस, जब आपका नीट होने वाला होगा तो आपको पूरा सिलेबस रिवीजन करवाया जाएगा, 11th का 12th का कंप्लीट रिवीजन बिफोर योर नीट एग्जाम। मतलब एक तरह से आपको क्रैश कोर्स भी इसमें साथ में मिल रहा है। सो दिस इज अ पैकेज डील। मतलब इफ यू वांट, आपको 12th पढ़नी है, दिस इज अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू गाइज। ठीक है, विल बी विद यू टिल द टाइम जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते। आई नॉट लीव यू टिल देन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। एंड इफ यू विश टू एनरोल फॉर इट, मैंने इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। You can, all you need to do is you just have to click on that link
एड इट टू योर कार्ट एंड यू कैन प्रोसीड विथ चेकआउट, ठीक है। और वो कोर्स आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा। देन वील हैव आवर लाइव क्लासेस स्टार्टेड। जो लाइव क्लासेस होंगी वो शुरू होंगी 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से हमारी क्लासेस शुरू होंगी। सो इफ यू वांट टू एनरोल फॉर इट, उससे पहले यू नीड टू एनरोल। क्लियर? ठीक है, चलो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी गाइस कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। सपोज, पहले समझते हैं इसको। सपोज मेरे पास आइस है, ये देख रहे हो, आइस, ठीक है। इस आइस को मैंने अपने हाथ पे रखा। होगा क्या, ये आइस मेरे हाथ से हीट लेगी या सराउंडिंग से हीट ले रही है, और धीरे धीरे देखो ये पानी बनती जा रही है। दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर। अब देखो, अब दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे हाथ पे पानी है, ठीक है। सो दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर। ये कैसे हो रहा है? हाउ इज इट गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम आइस टू वाटर? बिकॉज ऑफ द हीट। जो ये हीट या एनर्जी मेरे हाथ से, जो ये गर्माहट मेरे हाथ से सराउंडिंग से ले रही है, उस एनर्जी को ये यूज कर रही है टू कन्वर्ट टू वाटर, है ना। तो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, मेरे हाथ से या सराउंडिंग से एनर्जी गई उस आइस के पास, जिससे कि वो पानी में बदल गई। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ हीट चेंज, कि भाई कितनी हीट आपके हाथ से उस बर्फ में गई, इस हीट चेंज को स्टडी करने को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो आपके पास एक लॉ है जिससे कि आप इस हीट चेंज को स्टडी कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई कितनी हीट चेंज हुई है। ओके, दूसरी चीज, भाई ये बर्फ, दिस आइस, ये पानी में तो बदल रही है इस टेम्परेचर पे, जो भी मेरे रूम का टेम्परेचर है, इस पे ये पानी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन क्या मैं अब उस पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर सकती हूँ यहीं पे, विदाउट कीपिंग इट इन फ्रीजर? नहीं कर सकती, राइट। तो इसका मतलब इसका कन्वर्जन टू वाटर, बर्फ का कन्वर्जन टू वाटर, बर्फ से पानी बनना तो फिजिबल है, लेकिन पानी से बर्फ बनना एट दिस टेम्परेचर बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, वो पॉसिबल नहीं है, वो फिजिबल नहीं है। तो उसको, तो वो भी हमें कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताता है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें हेल्प करता है टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। क्लियर? और ये आपको किससे पता चलता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जिसमें कि आप एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते हो, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे कि यार ये बर्फ को, जितनी भी हमने से 1 ग्राम बर्फ ली है, तो इसको पानी में कन्वर्ट करने में कितनी एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। सेकेंड लॉ हमें बताएगा कि पानी से बर्फ बनना फिजिबल है या बर्फ से पानी बनना फिजिबल है, कौन सा प्रोसेस फिजिबल है, किस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, वो हमें सेकेंड लॉ से पता चलेगा। अब थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए आपको कुछ चीजों को समझना जरूरी है, जैसे कि सिस्टम, ऐसे ही सराउंडिंग और यूनिवर्स क्या होता है। सिस्टम हर उस चीज को बोलते हैं जिसको कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे अभी मैंने बर्फ ली थी, तो वो जो बर्फ है वो मेरा सिस्टम है, लेकिन मेरा हाथ, ये जो बाहर का एरिया है, एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग। तो सिस्टम इज समथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। जिस चीज को, जिस रिएक्शन को या जिस प्रोसेस को आप देख रहे हो, जिसकी एनर्जी चेंज आप निकालना चाह रहे हो, या वो होगा या नहीं होगा वो देखना चाह रहे हो, उसको बोलते हैं सिस्टम। उसके अलावा बाकी जो भी है वो सब आता है सराउंडिंग में, और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला ले तो ये हो जाता है यूनिवर्स। बात समझ आई? ठीक है। अब ये जो सिस्टम है ये 3 तरह का हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज मेरे पास एक पानी का ग्लास है। ओके, अब इसको मैंने, इस ग्लास को मैंने हीटर पे रख दिया। तो हीटर से क्या होगा? हीटर से इसको हीट मिलेगी, जिसकी वजह से इस पानी का टेम्परेचर, इस पानी का तापमान, इस पानी की एनर्जी बढ़ेगी, राइट। तो हो क्या रहा है? उस हीटर से, जो कि सराउंडिंग है, उस हीटर से इस पानी को एनर्जी मिल रही है। ओके, अब उस एनर्जी से क्या होगा? धीरे धीरे ये पानी गर्म होगा और ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा, मतलब भाप बनेगी, ठीक है। और वो भाप, क्योंकि यहाँ पे कोई ढक्कन है नहीं, तो वो भाप बाहर जाएगी। तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं हम ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम माने जिसमें कि एनर्जी का और मैटर का, दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। सिस्टम से
एनर्जी बाहर या अंदर जा सकती है, मैटर बाहर या अंदर जा सकता है, उसको बोलते हैं ओपन। ओके, अब मान लो मैं इसी सिस्टम पे ढक्कन लगा दूं और इसको हीटर पे रख दूं। ऑब्वियसली इस केस में भी पानी गर्म तो हो गई, क्योंकि हीटर पे रखा तो पानी तो गर्म हो रहा है, मतलब आप एनर्जी तो दे रहे हो। लेकिन अब जो भाप बनी, जो वेपर्स बने, वो बाहर जा नहीं सकते, उनके पास रास्ता नहीं है बाहर जाने का, क्योंकि आपने ये ढक्कन लगा दिया, लिड लगा दी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज बिल्कुल हो रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम जिसमें कि एनर्जी तो एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है, लेकिन बिकॉज इट इज क्लोज्ड सो मैटर नहीं जा सकता। बिल्कुल सही, बहुत ही सिंपल। अब मान लो मैं ले आई थर्मस। थर्मस में आपने देखा होगा एक अलग तरह का मटेरियल लगा होता है। वो मटेरियल क्या करता है, जैसे यहां पे दिखाया हुआ है, ये मटेरियल इंसुलेट कर देता है। ठीक है, मतलब एक इंसुलेटेड बाउंड्री है। अब इस इंसुलेटेड बाउंड्री की वजह से ना तो हीट अंदर जा सकती है, मतलब अगर मैं इसको हीटर पे रख भी दूं तो भी इस पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ओके, या अगर आपने उस थर्मस में गर्म पानी लिया है तो वो गर्म ही रहेगा, क्योंकि वहां से हीट बाहर नहीं जा सकती ना अंदर जा सकती है। तो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता, प्लस बंद है तो मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारे तरह के होते हैं ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ठीक है, बात समझ आई? नॉर्मली हम क्लोज सिस्टम्स ही देखते हैं जिसमें कि हम गैस लेते हैं और एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है। तो आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। चलो, अब यार हमें क्या पढ़ना है कि हमारे सिस्टम में कितना एनर्जी का चेंज हुआ। तो उस एनर्जी चेंज को पढ़ने के लिए आपको एनर्जी का पता होना चाहिए, है ना? तो बहुत सारी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस होते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, मतलब ऐसे पैरामीटर्स जो कि मुझे एनर्जी के बारे में बताएंगे। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, है ना? इंटरनल एनर्जी, तो मैं इस सिस्टम के लिए कुछ इंटरनल एनर्जी देख सकती हूँ। हीट, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। देन वर्क, वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने यहां से ये फोन नीचे से उठाया तो मेरे हाथ ने काम किया ना, मेरे हाथ ने वर्क किया, राइट? उसमें मेरी कुछ एनर्जी लग गई, तो मेरी एनर्जी लगी उस काम को करने में, वर्क को करने में। तो वर्क भी एक तरह का क्या है? एनर्जी है। ऐसे ही एंथैल्पी। ठीक है, तो ये सभी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि हम किसी भी सिस्टम के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स को पहले डिफाइन करते हैं, फिर इनसे देखेंगे क्या करना है। अच्छा, अब यार हम नॉर्मली क्या लेते हैं? हम एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये कंटेनर लिया, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने एक ढक्कन लगा दिया। ओके, इसमें मैंने गैस ले ली, गैस ले ली। अब वो जो गैस है, ऑब्वियसली वो गैस इसकी वॉल्स पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होगी, है ना? वो ये पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी। उस गैस का कुछ टेम्परेचर होगा। मान लो अगर रूम टेम्परेचर की ले ले तो वो गैस रूम टेम्परेचर पे, और उसमें कुछ मोल्स होंगे। तो इन सब चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर मेजर करना है तो मैं थर्मामीटर लगा दूं। कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है उसके लिए हम देख लेंगे ये कितनी वॉल्यूम है, बिकॉज जितनी भी वॉल्यूम कंटेनर की होगी वो वॉल्यूम ऑफ गैस होगी, है ना? प्रेशर कितना लगा रही है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम ये मेजरेबल पैरामीटर्स को यूज करते हैं कि वो कितने प्रेशर पे है, कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है और क्या टेम्परेचर है उस गैस का। ठीक है, आपका सिस्टम है गैस इन अ कंटेनर, ये आपका सिस्टम है। अब इस सिस्टम को तुम डिफाइन कैसे करोगे? कुछ ना कुछ तो चाहिए ना बताने के लिए। कैसे बताओगे कि यार इसमें जो मैंने गैस ली है उसकी वो इतना वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर रही है, इस टेम्परेचर पे रखी हुई है और उसका प्रेशर इतना है। ओके, ठीक है, तो ऐसे आपने एक सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर दी। अब मैंने क्या किया? मैंने इस सिस्टम को गर्म कर दिया, मतलब मैंने इसके नीचे एक हीटर लगा दिया या इसको गर्म पानी में डाल दिया।
तो क्या होगा, इसके अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आपने एक पैरामीटर को चेंज कर दिया, T2 कर दिया। जैसे ही आपने एक पैरामीटर को चेंज किया, समथिंग फ्रॉम प्रेशर और वॉल्यूम वो भी चेंज करेगा। इसका मतलब आपने कोई भी इनमें से एक पैरामीटर चेंज किया तो उस सिस्टम की आपने स्टेट चेंज कर दी। दैट मीन्स अब वो स्टेट ए पे नहीं है, अब वो ए से बी पे आ गया है। ओके अगर आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से कुछ भी चेंज करते हो तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाएगी, ए से वो बी पे आ जाएगा। क्लियर? ओके अब जैसे यहां पे देखते हैं, जैसे मान लो यहां पे प्रेशर P है, वॉल्यूम कुछ V है और टेम्परेचर T है। लेट्स कॉल इट स्टेट A। अब क्या हो रहा है, आप यहां देखो इसकी वॉल्यूम कम है कंपेयर टू स्टेट A, तो मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हुई है। कुछ ना कुछ हमने ऐसा कुछ प्रोसेस किया है जिससे कि मैंने इसकी वॉल्यूम घटा दी। ओके तो अब गैस सिर्फ इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, पहले इतना कर रही थी, तो आपने वॉल्यूम चेंज कर दी, राइट। वॉल्यूम चेंज कर दी, इसका मतलब आपने सिस्टम की स्टेट चेंज कर दी, तो नाउ सिस्टम इज एट स्टेट बी। ठीक है, अब इस स्टेट को चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसे आप इस स्टेट को चेंज कर सकते हो? बाय आइजोथर्मल प्रोसेस। आइजोथर्मल प्रोसेस मतलब कि मैं जब ए से बी में चेंज कर रही हूं, मतलब जैसे मैं वॉल्यूम को घटा रही हूं, इस पूरे प्रोसेस में मैं टेम्परेचर नहीं बदलू। मतलब अगर मान लो टेम्परेचर इधर 300 केल्विन है तो इधर भी 300 केल्विन ही रहेगा ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। इसको बोलते हैं आइजोथर्मल प्रोसेस, कि आप टेम्परेचर को फिक्स रख रहे हो जब सिस्टम स्टेट चेंज कर रहा है। पूरे प्रोसेस में स्टेट सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, इनिशियली जो था वही फाइनली होगा और पूरे प्रोसेस के दौरान भी वही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या कांस्टेंट रख रहे हो आप? टेम्परेचर कांस्टेंट कर रख के स्टेट को चेंज कर रहे हो, प्रेशर चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, कुछ भी चेंज कर रहे हो। ठीक है, ओके। देन सेकेंड तरह का प्रोसेस होता है आइजोबारिक। आई एम श्योर सब समझ गए होंगे ये क्या होता है। आइजोबारिक प्रोसेस में क्या होता है कि भाई आप स्टेट ए से स्टेट बी जा रहे हो, जाओ, लेकिन पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरे प्रोसेस के टाइम पे प्रेशर नहीं बदलेगा, प्रेशर जो है वो वही का वही रहेगा। मतलब अगर ए पे 1 एटीएम है तो ए से बी जाने पे भी 1 एटीएम रहेगा और बी पे भी 1 एटीएम रहेगा। ठीक है, तो यहां पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड, ओके। देन तीसरे तरह का प्रोसेस होता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब इसमें हम वॉल्यूम को फिक्स रख रहे हैं, यानी कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम गैस की इतनी है तो यहां भी इतनी ही रहेगी, नीचे या ऊपर नहीं जाएगा। ये ढक्कन, ये जो लिड है ये ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, जितनी वॉल्यूम पहले है गैस की उतनी ही बाद में रहेगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक। ओके, और ऐसे ही हम एक और प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें कि तीनों चेंज हो सकते हैं, प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी। तो हमने फिक्स क्या रखा, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम कोई भी हीट नहीं देते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट। ठीक है, तो आप हीट ना तो दोगे ना इस सिस्टम से हीट बाहर आएगी, यानी कि जो आपने बाउंड्री रखी है, सिस्टम की बाउंड्री वो इंसुलेटेड रखिए, जैसे वो थर्मस फ्लास्क वाली। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। ओके, तो इनमें से कोई भी प्रोसेस कर सकते हो आप सिस्टम की स्टेट को चेंज करने के लिए। अब आप ए से बी जा कैसे रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। ए से बी पे कैसे जा रहे हो? दो तरह के रास्ते होते हैं जाने के। एक होता है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल पाथवे, और एक होता है इरिवर्सिबल। होता क्या है यार, ये तो समझ, ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, और बहुत ज्यादा जान खा रखी है इन्होंने, है ना, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। चलो, तो ये समझ गए। नीचे वाले जो प्रोसेसेस है वो ये बता रहे हैं कि आप किसी चीज को फिक्स रख के बाकी पैरामीटर्स को चेंज कर रहे हो। ऊपर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ये बताता है कि आप ए से बी चेंज ला कैसे रहे हो। ठीक है, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? सपोज ये सिस्टम का स्टेट ए है, माने इनिशियल स्टेट है, यहां पे इसमें एक गैस है, राइट।
ये आपका पिस्टन है। पिस्टन मतलब ये मूव कर सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है। अब यार मेरे पास कोई ऐसा वो तो नहीं था, लेकिन ये सिरिंज से मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये जो इसका ये है, दिस कैन मूव, ठीक है। तो एक तरह से इसको मान लो इसकी तरह है कि ये ऊपर नीचे जा सकता है। ओके, सो इस तरह का पिस्टन है और ये मूवेबल है। अब ये पिस्टन अपनी ही जगह पे फिक्स्ड क्यों रह रहा है, पहले उसको समझते हैं। देखो यार, अंदर क्या है, गैस है, तो गैस के पार्टिकल्स हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये फोर्स लगा रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, जाके टकरा रहे हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। पिस्टन पे भी जाके टकरा रहे हैं। तो इसका मतलब गैस के पार्टिकल्स इस पिस्टन पे कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, राइट। अब एक पार्टिकल जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इस पर टकराया तो उसने इस पर फोर्स लगाया ना। जब फोर्स लगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया, प्रेशर। तो इस पर प्रेशर लगा, ठीक है। ओके, ऐसे ही बाहर क्या है, बाहर आपका एयर है, एटमॉस्फेयर है। तो जितना एटमॉस्फेयर इसके ऊपर है उसका मास इनटू जी, तो इस पे भी तो प्रेशर लग रहा होगा। बाहर का एटमॉस्फेयर इस ढक्कन पे प्रेशर लगा रहा होगा क्योंकि बाहर भी तो एयर है, ठीक है। तो मास इनटू ग्रेविटी, उतना प्रेशर लग रहा होगा इस पे। तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं पी एक्सटर्नल। ओके, अब मान लो ये मेरा पिस्टन है, ये है आपका पी एक्सटर्नल, ये है आपका पी गैस। ये पिस्टन इसी पोजीशन पे तब रहेगा जब पी गैस और पी एक्सटर्नल दोनों बराबर हैं, राइट। अगर अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा हुआ, दैट मीन्स बाहर का प्रेशर ज्यादा है अंदर वाले प्रेशर से, तो ये ढक्कन नीचे की तरफ जाएगा, ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, राइट। अगर अगर अब बताओ, अगर गैस का प्रेशर ज्यादा हुआ बाहर वाले प्रेशर से, ये ज्यादा है, तो ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। बिल्कुल सही, एक्सपेंशन होगा, मतलब ये ढक्कन ऊपर चला जाएगा, राइट। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अभी ये था स्टेट, यहाँ पे गैस कुछ प्रेशर लगा रही थी, इतनी वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई कर रखी थी, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। टेम्परेचर भी था कुछ इसका। अब क्या हुआ, अब इस पिस्टन पे मैंने लाके ये पत्थर रख दिया। जैसे ही मैंने इस पे लाके ये पत्थर रखा, अब क्या हुआ, प्रेशर और बढ़ गया। इमेजिन करो ना, इसका जो मास है, ये मास भी तो कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो mg इसका भी लग रहा है प्लस एयर का भी लग रहा है। तो इसका मतलब आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया। जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया तो अंदर का और बाहर का प्रेशर इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, सिस्टम जो पी एक्सटर्नल है वो बढ़ गया। मान लो वो कितना हो गया, पी एक्सटर्नल प्लस डेल्टा पी। डेल्टा पी इसकी वजह से, इस पत्थर की वजह से आया, ठीक है। तो इतना बढ़ गया। गैस का प्रेशर तो वही था, पी गैस। तो क्योंकि अब पी एक्सटर्नल प्लस डेल्टा पी ज्यादा है आपके गैस के प्रेशर से, तो क्या होगा, ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। कब तक जाएगा, कहां पे जाके रुकेगा, बहुत सिंपल है, सोचो क्या होगा। यार यहाँ गैस थी, राइट, ये कुछ प्रेशर लगा रही थी। आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा, दैट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि अगर आप वॉल्यूम घटाते हो, गैस जितनी वॉल्यूम में है उस वॉल्यूम को घटाते हो, तो अब गैस ज्यादा प्रेशर लगाएगी, राइट। यही बोलता है कि अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, धीरे धीरे ये पिस्टन नीचे जा रहा है। इमेजिन करो ये नीचे जा रहा है और यहां तक पहुंच गया, ओके। तो अब गैस कहाँ, इतने पोर्शन में, अब गैस इतने पोर्शन में है, तो गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गैस का प्रेशर बढ़ेगा धीरे धीरे जैसे जैसे पिस्टन नीचे जा रहा है, और एक पॉइंट आएगा जहां पे गैस का प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वहां जाके इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्रेशर बराबर है, तो रुक जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, ए से बी जब आए तो आपने वॉल्यूम चेंज कर दी। अब गैस सिर्फ इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, पहले इतना कर रही थी, तो आपने डेफिनेटली स्टेट चेंज कर दी। तो इरिवर्सिबल पाथवे क्या होता है कि जब आप स्टेट चेंज कर रहे हो फ्रॉम ए टू बी, तो आपका जो ड्राइविंग फोर्स है, उस स्टेट को चेंज करने वाला जो फोर्स है वो बहुत बड़ा है। जैसे ये पत्थर, ठीक है, बहुत बड़ा है कि एकदम से सडन चेंज आया। तो योर ड्राइविंग फोर्स
टू गो फ्रॉम पाथ ए टू पाथ बी इज लार्ज, तो लार्ज है तो इट विल बी अ सडन चेंज, तो वो स्टेट ए से स्टेट बी पे इमीडिएटली भागेगा। ठीक है, तो इमीडिएटली भागेगा वो ए से बी की तरफ। क्लियर? इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है यार, अब देखते हैं रिवर्सिबल क्या होता है। रिवर्सिबल पाथ में अगेन मैंने पहले एक कंटेनर लिया था, अब उस कंटेनर पे मैंने सैंड रखा हुआ है। ठीक है, उस कंटेनर पे मैंने सैंड रखा हुआ है और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि यार जितना भी एक्सटर्नल प्रेशर है, कितना है, बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस ये जो सैंड का प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ सैंड। ठीक है भाई, और अंदर क्या है, गैस है। तो इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब है कि ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है और गैस का प्रेशर है दोनों बराबर हैं। ठीक है, अगर दोनों बराबर है तो ये पिस्टन यहीं रहेगा। अब मुझे जाना है स्टेट ए से स्टेट बी पे। ठीक है, ठीक है यार, तो क्या कर रहे हैं हम, मैं धीरे धीरे एक सैंड का पार्टिकल उठाते जा रही हूँ। तो पहले सैंड रखी हुई थी, मैंने एक पार्टिकल उठाया। एक पार्टिकल उठाने से क्या हुआ, कुछ डीएम मास चेंज घटा, कुछ ढक्कन के ऊपर से कुछ छोटा सा डीएम मास घटा। उतना सा छोटा सा मास घटा तो प्रेशर घटा, जो सैंड का प्रेशर है वो थोड़ा सा घटा। इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा घट गया। अगर एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा घटा तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा हो गया। तो अब गैस का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है एक्सटर्नल वाले से, तो वो थोड़ा सा उसको धक्का मारेगी बाहर कि एक्सपैंड हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये मान लो यहां आ गया। तो बहुत ही छोटी सी वॉल्यूम चेंज आई। दोबारा समझाओ, दोबारा रिपीट करते हैं कि आपके पिस्टन के ऊपर सैंड रखी हुई थी, मैंने एक ग्रेन उठा ली, एक छोटा सा दाना। उस दाने का मास यार कितना होगा, बहुत छोटा। तो जब वो हटाया तो उसकी वजह से प्रेशर ऑफ सैंड थोड़ा सा घट गया, कम हो गया। प्रेशर ऑफ सैंड कम हुआ तो एक्सटर्नल प्रेशर भी कम हुआ। एक्सटर्नल प्रेशर अब थोड़ा कम हुआ, लेट्स से वो हो गया पी एक्सटर्नल माइनस डीपी। डीपी मतलब बहुत ही छोटा सा डिक्रीज आया प्रेशर। तो वो छोटा सा डिक्रीज आया, प्रेशर ऑफ गैस थोड़ा सा, इसका मतलब बड़ा है, तो वो थोड़ा सा इसको ऊपर सरका देगा। देख भी रहे हो कितना छोटा सा चेंज है, मेरा हाथ मूव करते हुए भी नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे क्या होगा, मैं एक एक पार्टिकल उठाते जाऊं, धीरे धीरे ये छोटा 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 स्टेप लेके ऊपर एक्सपैंड, वॉल्यूम बढ़ती रहेगी गैस की, और हम धीरे धीरे स्टेप बी पे पहुंच जाएंगे। राइट? ओके, ठीक है। तो इसमें हर पॉइंट पे ऐसा नहीं लग रहा है इतना छोटा सा चेंज है, तो ऑलमोस्ट वैसा ही तो है। क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं एक, इमेजिन करो तुम्हारे पास एक पिस्टन है, उस पर सैंड रखी, तुमने एक दाना अगर उठा भी लिया तो क्या कुछ फर्क दिखेगा? नहीं दिखेगा। मतलब सिस्टम ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पे ही है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल पाथ ऐसा पाथ है जिसमें कि जब हम ए से बी पे जाते हैं तो जो ड्राइविंग फोर्स है ए से बी पे जाने का वो बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इतना छोटा कि सिस्टम हमेशा कैसे लगता है कि इक्विलिब्रियम पे ही बैठा है, कि कोई बदलाव नहीं हो रहा। हर स्टेप में आपको ऐसा लगेगा इक्विलिब्रियम ही है। ठीक है, हर स्टेप में ऐसा लगेगा कोई चेंज नहीं आया। तो धीरे धीरे मुझे जब ए से बी पे जाना, मतलब मुझे सारी सैंड हटानी है, सोचो आपको कितना टाइम लगेगा। तो इन प्रोसेसेस को होने में लगता है इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम लगता है जब कोई प्रोसेस रिवर्सिबल पाथवे से जाता है। ठीक है, बात समझ आई क्यों इनफाइनाइट टाइम लग रहा है? क्योंकि यार आप इतने स्टेप में कर रहे हो और इतने छोटे छोटे चेंज में कर रहे हो कि आपको ए से बी में जाने में डेफिनेटली बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक, ओके, सो समझ आया? इरिवर्सिबल पाथवे में हम ए से बी में बहुत बड़े चेंज लाते हैं जिसकी वजह से हम तुरंत चले जाते हैं ए से बी पे। बट रिवर्सिबल में हम बहुत छोटे छोटे चेंज ला रहे हैं जिसकी वजह से हमें बहुत टाइम लगता है जाने में ए से बी पे। तो ये दो तरह के आप पाथवे फॉलो कर सकते हैं। तो धीरे धीरे कछुए की चाल से जाओ, ठीक है, या फिर एकदम से भाग जाओ।
ओके, चलो तो अब समझते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हमारे जितने भी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं। यार देखो, जैसे सपोज मेरे पास फोन है, ठीक है, इस फोन की कुछ एनर्जी है, बोलोगे कुछ फोन की कुछ एनर्जी है, आप कहोगे यस बिल्कुल है मैम, इसमें बैटरी है, उस बैटरी की कुछ एनर्जी है तभी तो आपका फोन चल रहा है, राइट। तो अगर उस फोन में बैटरी में कुछ एनर्जी है तो वो क्या हो गई, उसकी इंटरनल एनर्जी हो गई। बात समझ आई? इसका मतलब इंटरनल एनर्जी मैं बोल रही हूँ कि सिस्टम की जितनी भी एनर्जी होती है, सिस्टम की जो भी तरह की जितनी भी एनर्जी होती है वो क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। यही तो है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट। देखते हैं और समझते हैं। सपोज मेरे पास सिस्टम है, इस सिस्टम में मैं गैस ले लेती हूँ, ठीक है, मान लो ये गैस के पार्टिकल्स हैं, सब जगह फैले हुए हैं वो, राइट। अब ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा ना ये गैस के पार्टिकल खड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना कुछ मूवमेंट कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं चल रहे होंगे, राइट। तो इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो इस सिस्टम में अभी एट प्रेजेंट इन पार्टिकल्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ओके। इसके अलावा भाई पार्टिकल्स हो सकता है कुछ रोटेट कर रहे हो, कुछ वाइब्रेट कर रहे हो, वो भी एनर्जी हो सकती है। या फिर ये वाला जो पार्टिकल है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा हो, तो अट्रैक्शन वाली जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पार्टिकल्स के बीच में कैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये सभी एनर्जीज को अगर मैं मिला दूं, जो टोटल एनर्जी आएगी उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। बात समझ आई? तो इंटरनल एनर्जी क्या है, सभी एनर्जीज का जो सम सिस्टम की, उनको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ये सब मिला लें अगर तो वो देगा मुझे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है, ठीक है, ओके, एट एनी टेम्परेचर टी। ठीक भाई। तो अब यार कितना मुश्किल है किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी निकालना। जैसे तुम्हें इस बैटरी में तो पता चल जाता है, अच्छा 85% बैटरी रिमेनिंग, बट अगर उसकी वैल्यू निकालने को बोले 85% मतलब वैल्यू कितनी है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की हम इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। कि मेरे पास सपोज अभी मेरे पास कितनी एनर्जी है मैं ये कैलकुलेट नहीं कर सकती, ठीक है। बात समझ आई? ओके। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है यार, ये है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इस बात का क्या मतलब, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का क्या टेम्परेचर है, उस पर ये डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि यार ये बोल रहा है कि सपोज एक सिस्टम है, मान लो तुमने एक सिस्टम लिया, एक गैस है, ये कंटेनर है, इसमें मैंने गैस ली है, ये गैस अभी 300 केल्विन पे है, 300 केल्विन पे। तो गैस के पार्टिकल्स अगेन मूव कर रहे हैं, तो उनकी कुछ इंटरनल एनर्जी। अब मैंने क्या किया, इस गैस को हीट कर दिया, गर्म कर दिया, हीटर लगाया, गर्म कर दिया, ठीक है, और इसका टेम्परेचर हो गया 400 केल्विन, ठीक है, ओके। तो यहां पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं ऑब्वियसली उनकी कुछ इंटरनल एनर्जी, लेट्स कॉल इट यू इनिशियल। यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी कुछ और इंटरनल एनर्जी होगी, वो यू आई नहीं होगी, वो यू एफ कुछ और हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यार अगर आपने उसको गर्म किया है, मान लो ये मेरे पास सिस्टम था, इसमें गैस थी, मैंने इसे गर्म किया, तो गर्म करना मतलब तुम एनर्जी दे रहे हो ना, तुम हीट दे रहे हो। तो अगर एनर्जी दे रहे हो तो सिस्टम की एनर्जी नहीं चेंज हो गई, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज हुई। सोच पा रहे हो कि पहले कुछ एनर्जी थी, अब मैंने इसके नीचे हीटर लगा दिया, तो हीटर से गैस गर्म हुई, गैस गर्म हुई तो एनर्जी नहीं बढ़ गई, है ना, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। तो इट विल नॉट बी यू आई, इट विल बी यू एफ, यू फाइनल। तो इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बदलते हो, अगर आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर बदलते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बदल जाती है। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे।
ठीक है, ओके। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैंने सिस्टम की स्टेट चेंज कर दी, से ए से बी गए, स्टेट चेंज करने का मतलब है मैंने कुछ प्रेशर बदल लिया या वॉल्यूम बदल दी, लेकिन दोनों ही स्टेट पे टेम्परेचर यहां भी 300 था, यहां भी 300 था, दोनों जगह 300 है, दोनों जगह टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर नहीं बदला। तो क्योंकि टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहां इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये मतलब है कि वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। वो सिर्फ तभी बदलेगा अगर आप टेम्परेचर बदलते हो, ठीक है। बट ऐसे, ओके, प्रोवाइडेड जो आप गैस ले रहे हो, ये कंडीशन कब है? जब आपके पास आइडियल गैस है, सिर्फ तब। जब आप आइडियल गैस ले रहे हो सिर्फ तब ये लगेगा, अदरवाइज नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज समझते हैं। यार मैंने कहा तुम यूआई तो नहीं निकाल सकते, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आप नहीं निकाल सकते, तो यूआई नहीं निकाल सकते, यूएफ नहीं निकाल सकते, तो फिर हम निकाल क्या सकते हैं? हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम समझते हैं कि यार एनर्जी चेंज कितना हुआ जब सिस्टम ए से बी पे गया, तो उसमें कितनी एनर्जी बढ़ी या घटी, ये देखना है मुझे। तो एनर्जी चेंज देखना है। तो जब आप यहां से यहां जा रहे हो, यहां से यहां इंटरनल एनर्जी चेंज, दैट मीन्स डेल्टा यू, इसको बोलते हैं चेंज। डेल्टा यू, अगर बहुत छोटा चेंज हो तो डी यू, ठीक है। तो ए से बी पे जाने में कितना एनर्जी का चेंज आया, वो आप देख सकते हो। ओके, क्लियर? वो क्या होगा, कैसे देखेंगे? वो है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कि फाइनली इंटरनल एनर्जी देख लो भाई, इनिशियली देख लो और सब्ट्रैक्ट कर दो। बट अगेन आपने कहा कि यूएफ और यूआई तो निकाल नहीं सकता, तो ये तो कैसे लगाएंगे, है ना? उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कैसे निकालेंगे। इंटरनल एनर्जी समझ आया? इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सभी सिस्टम की जितनी भी एनर्जीज है उनका सम इंटरनल एनर्जी है। वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर नहीं बदलोगे तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो चेंज है वो जीरो होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी। जो इंटरनल एनर्जी यहाँ है वही यहाँ होगी। ये किसके लिए? आइडियल गैस के लिए, ठीक है। और हम जनरली आइडियल गैस की बात लेते हैं, सिस्टम में आइडियल गैस ही लेते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? जैसे सपोज मेरा यहाँ मोबाइल पड़ा है, मुझे इसे उठाना है, तो मेरे पास कुछ एनर्जी है। अब मैं वो एनर्जी लगाऊं इसको उठाने में, तो जो मैंने एनर्जी लगाई उतनी एनर्जी मेरी कम हो गई। अगर मान लो मैंने 1 जूल एनर्जी लगा दी इसको उठाने में, तो वो कहां से आई? 1 जूल एनर्जी मेरे से ही तो आई। तो मेरी 1 जूल एनर्जी कम हो गई और वो कहां चली गई? वर्क करने में। तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? वर्क तभी हो सकता है जब एनर्जी हो, तो वर्क एक तरह का एनर्जी है। नॉर्मली हम कैसे देखते हैं कि यार आपने इस पे फोर्स लगाया, इस मोबाइल पे फोर्स लगाया, जिसकी वजह से यहां से यहां चला गया, तो यू से वर्क इज फोर्स इनटू जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज व्हाट यू से। बट ये फिजिक्स में यूज करते हो, केमिस्ट्री में क्या देखोगे वो देखना है। तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री में क्या करना है। जैसे मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, यहाँ पे कंटेनर है, दिस इज द पिस्टन, ओके, ये पिस्टन है, इसके अंदर मैंने एक आइडियल गैस ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे गैस है जो कि इस पे प्रेशर लगा रही है पिस्टन पे, इसको बुला लेते हैं पी गैस, ओके। बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, राइट, लेट्स कॉल इट पी एक्सटर्नल। मान लो ये पिस्टन जो है वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा अगर ये और ये प्रेशर दोनों बराबर हैं। दोनों ही अगर बराबर हैं तो ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा। लेकिन अगर मान लो लेट्स अज्यूम दैट पी एक्सटर्नल ज्यादा है पी गैस से, गैस के प्रेशर से एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर से ज्यादा प्रेशर लग रहा है अंदर के बजाय, तो बाहर से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो ये ढक्कन कहाँ जाएगा? नीचे, नीचे जाएगा, राइट, नीचे जाएगा। तो सपोज मान लो ये यहां से यहां आ गया, ठीक है, यहां से यहां आ गया, कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया? डेल्टा एक्स, इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया, ठीक है। अब
इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्यों आएगा? क्योंकि जैसे वॉल्यूम घटेगी गैस का प्रेशर बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते वो इतना हो जाएगा कि वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया, तब वहां पे ये ढक्कन विल स्टॉप मूविंग। ओके, ठीक है। तो वर्क क्या लिखोगे? अगर ये है तो वर्क क्या लिखोगे? आप लिखोगे फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, व्हाट इज द फोर्स ओवर हियर? ये एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स लगा रहा है, तो हमें पी एक्सटर्नल पता है, मुझे इस ढक्कन का, इस पिस्टन का सरफेस एरिया भी पता है, लेट्स कॉल इट ए। ठीक है, इस पिस्टन का सरफेस एरिया मान लो ए है, तो फोर्स कितना हो गया? पी एक्सटर्नल इंटू एरिया, ये हो गया फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितने से हुआ है? बाय दिस डेल्टा एक्स। सो दिस इज योर वर्क। नाउ I can write it as P external area into delta x. ये क्या है? A into delta x. It is this area into delta x. ये मुझे बता रहा है कि ये जो वॉल्यूम चेंज आया, ये पूरी वॉल्यूम, ये जो पूरी वॉल्यूम है, ये पूरी वॉल्यूम ये बता रहा है ये कितनी है, राइट? सो इट इज इक्वल टू P external into delta V। क्योंकि इतना, इसको डेल्टा वी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इतनी वॉल्यूम का चेंज आया, इतने से वॉल्यूम घट गई गैस की। भाई पहले पहले इतनी वॉल्यूम थी गैस के पास, ये इनिशियल वॉल्यूम थी गैस के पास, अब क्या है? अब सिर्फ इतनी सी रह गई है। तो कितने से घटी है? यू कैन फाइंड इट बाय वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इतने से वॉल्यूम घट गई, तो यू कैन राइट दैट वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर वर्क। बट ये कंप्लीट नहीं है, कुछ मिसिंग है इसमें। ठीक है, अब वो समझना है क्या मिसिंग है। देखो, हमारे वर्क का फॉर्मूला क्या आया? पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ओके, वी फाइनल इज योर फाइनल वॉल्यूम कितनी है, इनिशियल वी इनिशियल क्या, इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी, और पी एक्सटर्नल क्या है। ओके, ठीक है। अब इसमें दो केसेस लेते हैं। ठीक है, आप चाहे एक्सटर्नल प्रेशर को ज्यादा लो या पी गैस को ज्यादा लो, दोनों केसेस में फॉर्मूला तो यही आएगा। लेकिन अब दो केसेस मान लेते हैं कि अगर गैस का प्रेशर ज्यादा हो एक्सटर्नल से, तब क्या होता है। और दूसरा केस हम लेते हैं कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है गैस से, तब क्या होगा। दोनों को समझते हैं। गैस का प्रेशर ज्यादा है, ये मेरा पिस्टन है, ये गैस का प्रेशर लग रहा है अंदर से, और इधर से एक्सटर्नल प्रेशर है, ये ज्यादा है, तो ढक्कन कहां जाएगा? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, राइट? तो इसका मतलब अभी जो यहां है वो आ जाएगा, डोंट गो ऑन माई ड्रॉइंग, ओके, वो आ जाएगा यहां। ठीक है, तो मतलब इनिशियली ये था वॉल्यूम गैस का, वी इनिशियल ये था, और अब क्या हो गया? ज्यादा हो गया, अब एक्सपैंड कर गई गैस, बोल सकते हैं। क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो गैस एक्सपैंड कर गई। ठीक, तो इसका मतलब अपने दिमाग में सोचो, एक्सपेंशन कब होता है यार? गैस कब एक्सपैंड करेगी? जब गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, तब गैस एक्सपैंड करेगी। ओके, दिस इज योर फर्स्ट थिंग, एक्सपेंशन। सबसे पहली बात समझ आई? ठीक है, ओके। अब अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो देखो, अगर मैं इस फोन को उठा रही हूं तो मेरी एनर्जी यूज हो रही है ना, है ना? सेम वेज जब गैस इस पिस्टन को मूव कर रही है, जब गैस इस पिस्टन को मूव कर रही है, तो किसकी एनर्जी यूज हो रही है? गैस की। और गैस के आपका सिस्टम है, राइट? जब गैस इस पिस्टन को मूव कर रही है तो कौन काम कर रहा है? गैस काम कर रही है, ये सिस्टम काम कर रहा है। तो एक्सपेंशन या जब गैस काम करती है तो इसको बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। ये टर्म यूज करते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम। इसका मतलब कौन काम कर रहा है? सिस्टम काम कर रहा है। कब काम करेगा सिस्टम? जब प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा होगा तब सिस्टम काम करेगा, तब सिस्टम काम करेगा, राइट? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, अब अगर सिस्टम काम कर रहा है तो किसकी एनर्जी लग रही है? सिस्टम की तो एनर्जी लग रही है। ठीक है,
तो अगर सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम की एनर्जी यूज हो रही है, तो इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी घटेगी। सही बोला मैंने? सिस्टम की एनर्जी घटेगी काम करने के बाद। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें वर्क कितना आ रहा है, वर्क आएगा पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये आया। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है इनिशियल से। एक्सपेंशन जब होता है तो फाइनल जो वॉल्यूम आती है वो इनिशियल से ज्यादा आती है। तो इसका मतलब ये जो टर्म होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, फाइनल ज्यादा इनिशियल से, तो ये पॉजिटिव आएगी, राइट? पॉजिटिव आई। p एक्सटर्नल तो है ही पॉजिटिव, तो यानी कि ये ओवरऑल क्या हो गया, ये आया पॉजिटिव, राइट? बट हम जब सिस्टम की एनर्जी देखते हैं तो सिस्टम की एनर्जी घट रही है। एक्सपेंशन होने पे क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी घट रही है। तो उसको आप दिखाओगे कैसे? आपको कैसे समझ आएगा कि सिस्टम की एनर्जी घट रही है? अगर मैं इस चीज को नेगेटिव बना दूं, अगर मैं इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इनटू नेगेटिव, मतलब पूरा आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन एक तरह से सिंबलाइज कर रहा है, एक तरह से आपको ये बता रहा है कि यार एक घटा है। ठीक है, पॉजिटिव होता तो इतना बड़ा है, नेगेटिव ये बताता है कि इतने से घटा है। क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब यार मुझे वर्क के फॉर्मूले में एक माइनस साइन लगा लेना चाहिए, जिससे कि मुझे ये पता चले कि यार एनर्जी घट रही है बट बढ़ रही है, ये भी पता चलना जरूरी है। इसीलिए वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये होता है आपका एक्चुअल वर्क का फॉर्मूला। गॉट इट? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? लर्न इट विद मी। वर्क इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी। क्लियर? एक्सपेंशन कब होगा? जब गैस काम करेगी, जब सिस्टम काम करता है तब एक्सपेंशन होता है और इसमें सिस्टम की एनर्जी यूज होती है, राइट? ऐसे ही अगर मान लो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो गैस से, अगेन ये मेरा पिस्टन है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ये गैस का प्रेशर है, तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो वो पिस्टन को नीचे धक्का देगा, वो पिस्टन को नीचे धक्का देगा। ठीक है, एक बार इमेजिन करते हैं, ये मेरा कंटेनर है, ये मेरी गैस है ना, तो ये नीचे आ गई। तो ये थी आपकी इनिशियल वॉल्यूम और ये थी आपकी फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से घट गई, तो पिस्टन नीचे चला गया। इसका मतलब पहले गैस इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी और अब सिर्फ इतनी कर रही है। तो क्या हो गया, गैस क्या हो गई, कंप्रेस। क्या हो गई, कंप्रेस। इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन कब होता है, जब बाहर वाला एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो। अब कौन कर रहा है काम? अब अगर देखो तो एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग काम कर रही है, सराउंडिंग काम कर रही है, राइट? तो अगर सराउंडिंग काम कर रही है तो यू कैन से वर्क ऑन द सिस्टम, कि सिस्टम पे काम हो रहा है। क्या हो रहा है, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, इस केस में सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है क्योंकि अब सिस्टम काम नहीं कर रहा, लेकिन सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, तो फिर उस केस में सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो पॉजिटिव आनी चाहिए। देखते हैं, हम वर्क को लिखते हैं पी एक्सटर्नल, या चलो माइनस ले ही लेते हैं हम, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये लेते हैं। अब आप देखो फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल से कम है, राइट? तो फाइनल छोटी है, इनिशियल बड़ी है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा। ये तो पॉजिटिव है। अब नेगेटिव नेगेटिव टोटल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आपको ये बता रहा है कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो दो ही केसेस से काम हो सकता है, दो ही केसेस में वर्क हो सकता है। एक हो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में सिस्टम की एनर्जी लगती है, कंप्रेशन होता है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है। ओके, दोनों केसेस में आप वर्क का फॉर्मूला क्या लगाओगे, माइनस पी डेल्टा बी। क्लियर? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। बात समझ आई? ओके, अब देखते हैं यार रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसा वर्क होता है। लेट्स सी दैट। होता क्या रिवर्सिबल पाथ में, कि आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर है, गैस लगा रही है कुछ प्रेशर, और धीरे धीरे आप एक छोटा छोटा चेंज लाते जा रहे हो, आप एक एक पार्टिकल उठाते जा रहे हो, जिसकी वजह से बाहर का प्रेशर कम हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर घट रहा है,
डीपी से, बहुत ही छोटे अमाउंट से, तो गैस एक्सपैंड करती है छोटा सा और फिर दोनों का प्रेशर बराबर हो जाता है। यही होता है। ओके, तो पहले लेट्स से हम यहां पे हैं, ए पॉइंट पे, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। यहां पे जो आपकी गैस है उसका प्रेशर इतना है। ओके, ठीक है, फाइन। अब हमने क्या किया, एक पार्टिकल उठाया तो प्रेशर क्या हो गया, पी एक्सटर्नल माइनस डीपी। तो बाहर का प्रेशर डीपी से घट गया, राइट। डीपी से अगर घट गया तो गैस का प्रेशर ज्यादा है, तो वो एक्सपैंड करेगी। कब तक करेगी, जब तक कि वो इस प्रेशर के बराबर ना हो जाए, मतलब उसका भी प्रेशर घट ना जाए, उसका भी प्रेशर डिक्रीज ना कर जाए। ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम बढ़ रही है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम बढ़ रही है तो गैस का प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो हम कैसे जा रहे हैं, ए से, दिस इज योर पॉइंट ए से पहले वॉल्यूम बढ़ी, यानी कि हम यहां से इतनी वॉल्यूम से, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव वॉल्यूम, देखो यहां पे ध्यान से, एक्स एक्सिस पे हमारे पास वॉल्यूम है, तो हम अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है। ठीक है, तो हम यहां से यहां पहुंच गए, इस वॉल्यूम पे पहुंच गए, तो वॉल्यूम बढ़ गई। और इसी पॉइंट पे क्या होगा, इसी वॉल्यूम पे प्रेशर आपका कम हो गया। ये देखो, आप इस प्रेशर पे आ गए, जो गैस है वो इस प्रेशर पे आ गई। दिस इज योर स्टेप 1। फिर आपने एक और दाना उठाया, फिर आपने उसको डीपी से डिक्रीज कर दिया। अगेन गैस का प्रेशर ज्यादा हो गया थोड़ा सा, फिर वो बढ़ेगी, फिर वो एक्सपैंड करेगी तो अगेन वॉल्यूम बढ़ी तो प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर ऑफ गैस फिर से घट जाएगा। तो पहले एक्सपैंड करी, मतलब हम वॉल्यूम में आगे गए और फिर से प्रेशर घट गया। ऐसे कर करके आप बहुत सारे स्टेप्स से, इनफाइनाइट स्टेप से आप पहुंचते हो पॉइंट बी पे, विच इज योर फाइनल स्टेट, राइट। तो अब आपको निकालना है वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट। अब तो वर्क को निकालने का एक और तरीका है, देखो डेल्टा वी मतलब ये छोटा सा चेंज है ना, तो ये छोटा, एक स्टेप में कितना चेंज आया वो देख ले, फिर इसमें सेकंड स्टेप में देख लेंगे, फिर थर्ड में देख लेंगे, फिर फोर्थ में देख लेंगे, ऐसे कर करके हम सबको मिला देंगे, ऐड कर देंगे कि सब स्टेप में कितना कितना काम किया। ठीक है, पहले स्टेप 1 को देखते हैं। स्टेप 1 में ये है आपका डेल्टा वी, राइट, और ये है आपका प्रेशर, ये है आपका प्रेशर। ठीक है, तो अगर मैं ये एरिया ले लूं, तो ये एरिया मुझे दे देगा कि इस स्टेप में कितना काम हुआ, पहले स्टेप में कितना काम हुआ। ऐसे ही ये सेकंड स्टेप का डेल्टा वी है, यहाँ पे प्रेशर इतना है, अगर मैं इसका एरिया ले लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि सेकंड स्टेप में कितना हुआ। और फिर मैं ऐसे कर करके सभी स्टेप्स का एरिया निकाल के, राइट, एरिया निकाल लेंगे, सभी स्टेप का ऐड कर देंगे, तो मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगी कि ए से बी जाने में कितना वर्क हुआ। ठीक है, अब इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको ऐसे ग्राफ के थ्रू भी दिखा सकते हो कि अगर मैं वाई एक्सिस पे लूं प्रेशर और एक्स एक्सिस पे लूं वॉल्यूम, ये उल्टा बन गया, दिस शुड बी फ्रॉम ए टू बी। तो क्या होगा, जब आप ए से बी पे जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ शोइंग ऐसे छोटे छोटे स्टेप दिखाने नहीं पड़ेंगे, एक स्मूथ लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, एक स्मूथ लाइन। ओके, अब मैं क्या कर रही हूं, एक सेक्शन ले रही हूं, डीवी उसका वॉल्यूम है और उसका प्रेशर यहां पे आप देख सकते हो कुछ होगा यहाँ पे P। ठीक है, ऐसे कर करके मैं छोटे छोटे सेक्शन ले लूं, उन सबका जो एरिया है वो ऐड कर दूं, तो वो क्या देगा मुझे, वर्क इज एरिया अंडर, टोटल एरिया अंडर पीवी कर्व। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम कर्व में अगर आप पूरा एरिया निकालो, इट हैज टू बी ऑन वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, वॉल्यूम एक्सिस पे, क्योंकि इट इज डेल्टा वी, तो पूरा एरिया अगर आप निकालो वो क्या देगा आपको, वर्क देगा। किस कर्व में, पीवी कर्व में। ठीक है, क्लियर है। तो आप एरिया निकाल सकते हो, दैट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस इंटीग्रल जो भी यहां पे प्रेशर था पी डीवी माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डीवी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओनली फॉर रिवर्सिबल राइट। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप वर्क को लिख सकते हो माइनस इंटीग्रल पी डीवी। यहां पी एक्सटर्नल लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे
क्योंकि हर पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम की तरह ही है, बहुत ही छोटा सा चेंज है, तो डीपी को इग्नोर किया जा सकता है। आप बोल सकते हो कि एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर हर पॉइंट पे बराबर है। ठीक है, तो आई कैन राइट पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू पी गैस। तो वर्क क्या आ गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। तो अगर मैं पूरे कर्व में एरिया निकालूं वो मुझे क्या दे देगा, वर्क दे देगा। ठीक है, अब अगर आप हायर वॉल्यूम की तरफ जा रहे हो, मतलब आपकी वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ रही है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि आप यहां से यहां जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क जो है वो नेगेटिव आएगा। क्या होगा, वर्क नेगेटिव आएगा, राइट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। चलो, सपोज ये एक क्वेश्चन है जो कि जेई मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय गैस, गैस कितना काम करी, बस उसका मैग्नीट्यूड बताना है, साइन नहीं देना। दैट अंडरगोज अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन along the path ABC shown in the figure। तो भाई हम A से जा रहे हैं B पे, फिर B से जा रहे हैं C पे। इस पूरे प्रोसेस में कितना काम किया है गैस ने वो बताना है। आपको प्रेशर कर्व दे रखा है, वॉल्यूम कर्व दे रखा है, तो भाई ठीक है, एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं, जो भी एरिया आएगा वो मुझे वर्क दे देगा। अब क्लियरली ये दिख रहा है कि ये ट्रेपीजियम है, तो या तो आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा दो या फिर आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लो ऐसे, तो ये एक स्क्वायर बन गया। ओके, ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है, ये एक ट्राइंगल है, दोनों को एरिया निकाल के ऐड कर दो, कैसे भी कर सकते हो। ओके, मैं ट्रेपीजियम लगा लेती हूँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पैरेलल साइड्स कितने की है भाई, ये 2 से शुरू हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये 2,2 से शुरू हो रहा है। तो ये जो साइड है वो है 10 मीटर क्यूब की, और ये जो साइड है वो कितने की है, 6, राइट। ओके, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज आल्सो 6। ठीक है, तो व्हाट इज द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इट इज 10 प्लस 6 इंटू 6। दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू आएगी वो बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेट कर लो 3, तो 48 पास्कल मीटर क्यूब, मतलब 48 जूल। एंड इट हैज टू बी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, तो सिस्टम काम कर रहा है, वर्क इज डन बाय द गैस। बट आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो आप इसका मॉड ले लोगे, एंड वॉट एवर इज देयर बिटवीन इन मॉड वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 48। ये आपका सही आंसर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्क फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम एक बहुत ही बड़ा चेंज लाते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे एक पत्थर रख दिया, बहुत बड़ा चेंज लाया, जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हुआ, एक्सपैंड होगा या कंप्रेस होगा, राइट। द ड्राइविंग फोर्स शुड बी लार्ज। तो उस केस में आप हमेशा हमेशा वर्क को क्या लिखोगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ऑलवेज, हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस में, चाहे वो कोई भी पाथ से लाओ, जो हम पढ़ रहे थे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, कोई भी पाथ से लाओ, अगर वो इरिवर्सिबल पाथवे है तो वो हमेशा वर्क क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ओके, अब इसकी पहचान कैसे करोगे, या तो क्वेश्चन में लिखा हो इरिवर्सिबल है, या फिर कई बार क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, लेकिन एक ट्रिक है, एक वर्ड है जिससे आप समझ जाओगे इरिवर्सिबल है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। एक आइडियल गैस है, इट इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। तो भाई हम उसको, पहले उसकी वॉल्यूम 1 लीटर थी, अब वो जा रही है 10 लीटर पे, एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे लिख लो एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब कौन काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, तो जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात। तो +10 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये वो लाइन है, ये वो वर्ड है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो P एक्सटर्नल भी उन्होंने दे दिया, कितना है, 1 बार। चलो इसको बाद में देखेंगे, बट इसका क्या मतलब है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से ये एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, इससे आपको समझ जाना, अच्छा ओके, तो ये इरिवर्सिबल है, खत्म। अगर रिवर्सिबल पाथवे होगा तो उसमें ये नहीं लिखा होगा, क्लियर। द वर्क डन इन किलो जूल इज, किलो जूल में बताना है, यूनिट है आपकी बार लीटर,
चलो देखते हैं वर्क क्या हुआ। माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो आपका आ गया -1 इंटू डेल्टा वी होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो -1 इंटू 10 - 1, इसका मतलब -9। यूनिट क्या होगी भाई? बार लीटर, राइट। अब इसको तुम्हें जूल में कन्वर्ट करना है। एक कन्वर्जन याद रख सकते हो, 1 बार लीटर इज 100 जूल, 100 जूल के बराबर होता है। तो वर्क आ गया -9 इंटू 100 जूल। किलो जूल में चाहिए तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो ये आ जाएगा किलो जूल में। अब देख लो आपकी वैल्यू क्या गई, -0.9 किलो जूल। तो योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। ठीक है, यहां पे मत छोड़ देना, वो भी एक ऑप्शन था, वो भी एक ऑप्शन था, यहां छोड़ दोगे तो पर वो गलत होगा क्योंकि ये बार लीटर में है, इसको आपको जूल में करना है। ठीक है, देखो जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे यहां साइन को ध्यान रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो इस फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली आपने बिल्ड कर दिया है। ठीक है, प्लांट कर दिया उसे। तो यहां पे तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, लेकिन जब भी आप ग्राफ के अंडर एरिया निकाल रहे हो वहां बहुत जरूरी है तुम देखो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वो किससे देखोगे, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, इससे तुम्हें देखना है। ओके, अब हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज हीट। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। हीट क्या बताता है यार, अगर आप किसी बॉडी को किसी सब्सटेंस को गर्म करते हो तो उसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। सपोज तुमने एक पैन में पानी लिया और तुमने उसको गैस पे चढ़ा दिया तो धीरे धीरे उस पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, राइट। तो टेम्परेचर टेल्स अस की हीट आई है या गई है। ठीक है, तो अगर मैं किसी सिस्टम को हीट दूं, किसी सिस्टम को मैंने गर्म किया, हीट दी, तो अगर गर्म किया तो उससे उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। जैसे सपोज आप वाटर ले रहे हो, एक ग्लास में आपने वाटर लिया, आपने उसे हीटर पे रख दिया। ठीक है, तो अगर जब आपने उसको हीटर पे रखा तो उस पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। वो पानी गर्म होना शुरू होगा तो उस पानी की एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो एक कन्वेंशन आपको याद रखना है कि जब भी सिस्टम में हीट एंटर करती है, जब भी सिस्टम के अंदर हीट आ रही है, क्योंकि हीट इससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि वो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगा। ऐसे ही अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, बाहर जा रही है तो इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी घटेगी, तो उस हीट को आप लोगे नेगेटिव। हीट को हम डिनोट करते हैं किससे, क्यू से डिनोट करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, सिस्टम में हीट अगर आ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है उसकी वजह से, तो उसको आप लोगे पॉजिटिव। अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रही है तो क्लियरली सिस्टम की एनर्जी घटेगी, इसको मतलब उसको आप लोगे नेगेटिव। ओके, ठीक है, तो आपने 3 तरह के पैरामीटर्स पढ़े। इंटरनल एनर्जी जो कि होता है सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। देन यू स्टार्टेड वर्क, क्या होता है, इट इज -P एक्सटर्नल डेल्टा V, और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये आप लिखते हो इरिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल है अगर तो आप उसको लिख सकते हो -∫P dV, राइट। या फिर अगर मैंने आपको पीवी ग्राफ दे रखा है तो आप उसके अंडर का एरिया भी निकाल सकते हो और उससे बता सकते हो वर्क कितना है। ठीक है, देयर आर 2 थिंग्स जो कि आपको याद रखनी है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका मतलब सिस्टम काम कर रहा है तो एक्सपेंशन होगा, और सिस्टम पे काम हो रहा है अगर वर्क ऑन द सिस्टम तो इसका मतलब कंप्रेशन होगा। ऐसे ही हीट के लिए, हीट अगर अंदर आती है तो आप उसको पॉजिटिव लेते हो और अगर बाहर चले आती है तो उसको आप नेगेटिव लेते हो। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। उसके लिए अगेन मैं आपको ये आइस का एग्जांपल लूं। ठीक है, जो मैंने अपने हाथ पे बर्फ रखी थी और वो पिघल गई, तो जो बर्फ रखी थी वो क्या कर रही थी, उसकी कुछ एनर्जी थी, उस बर्फ की खुद की भी कुछ एनर्जी थी। उसने मेरे हाथ से या सराउंडिंग से हीट ली और उससे वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो मेरे हाथ की हीट उस आइस में चली गई जिससे कि वो वाटर बन गई। ठीक है, तो मेरी एनर्जी कम हो गई, उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि भाई टोटल यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है।
टोटल यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व्ड है। ओके, इट्स जस्ट कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है, या अगर एक कोई एनर्जी लूज करता है तो वो दूसरा गेन करता है उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी। बात समझ आई? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इस फोन को चार्ज किया, इस फोन को चार्ज करने में मैंने इसको पहले प्लग इन किया, तो वहां से बिजली आई, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, जिसकी वजह से इसकी बैटरी चार्ज हुई। अब बैटरी क्या है? बैटरी कुछ नहीं है, एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें, जिसकी वजह से बैटरी चार्ज होती है। तो बेसिकली वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उससे इसकी केमिकल एनर्जी बढ़ गई। केमिकल एनर्जी बढ़ी मतलब इसमें बैटरी चार्ज हो गई। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। ओके, तो एनर्जी कंजर्व्ड है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाती है। बात समझ गए? इसको मैं थोड़ी देर में समझाऊं क्या होता है। मान लो सिस्टम अभी किसी इनिशियल एक स्टेट में है। ओके, इसमें मैंने गैस ली है, ये गैस कुछ टेम्परेचर पे है, कुछ ये प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और इतनी इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है जितना आप देख पा रहे हो। तो अभी इस सिस्टम की करंटली कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, लेट्स कॉल इट यू आई। ठीक है, अब मैंने इसके नीचे एक हीटर रख दिया, एक बर्नर रख दिया, जिससे कि इसमें जो गैस है वो गर्म हो रही है। अब जब वो गर्म हो रही है तो कुछ पैरामीटर चेंज होंगे, टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगी, राइट? अब आप क्या कर रहे हो, यहां से आप हीट दे रहे हो, इसका मतलब आप गर्म कर रहे हो, मतलब आप हीट दे रहे हो सिस्टम को। ठीक है, मान लो उसकी वजह से ये जो पिस्टन है ये मूव करके यहां पहुंच गया, मतलब क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, राइट? तो एक्सपेंशन में जब एक्सपेंशन होता है तो कौन काम करता है? सिस्टम काम करता है। सिस्टम की एनर्जी वहां लग गई एक्सपेंशन में। ठीक है, तो सिस्टम इनिशियल स्टेट से कुछ फाइनल स्टेट में आ गया, इतनी वॉल्यूम हो गई, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब उसकी इंटरनल एनर्जी यू आई नहीं रहेगी बट कुछ और हो जाएगी, लेट्स कॉल इट यू एफ। ठीक है, अगेन हम यू आई और यू एफ तो निकाल नहीं सकते, लेकिन हम क्या निकाल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया, राइट? अब क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है, तो आप ये देख लो कि भाई इनिशियल से फाइनल पे आने में, इनिशियल से जब आप फाइनल पे आए तो आपने कितनी एनर्जी एक्सचेंज की सिस्टम और सराउंडिंग में। देखते हैं भाई, हीट उसने ली, सिस्टम ने हीट ली, एक्सपेंशन हो तो सिस्टम ने काम किया। तो यहां ये दो ऐसे प्रोसेस हुए जिसमें कि एनर्जी का अदला बदली हुई, एनर्जी एक्सचेंज हुई बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया वो किसकी वजह से आया? हीट की वजह से और वर्क की वजह से। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? या तो वो कुछ हीट ले रहा है या बाहर जा रही है, या वो कोई काम कर रहा है तो मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, राइट? तो दैट इज व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, delta u equals to q plus w. This is your first law of thermodynamics, or you can call it float. क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो जब भी आपको इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, क्योंकि आप यू आई और यू एफ नहीं निकाल सकते, आप कैसे देखोगे? क्यू और डब्ल्यू से देखोगे इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आया। ओके, क्लियर? Now, this statement is also equally correct. Energy of isolated system is always conserved. Isolated system मतलब भाई सराउंडिंग ही नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वो अकेला सिस्टम ही है विच इज आइसोलेटेड, देयर इज नो सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग नहीं है, सिर्फ सिस्टम है, तो यही तो आपका यूनिवर्स हो गया। देयर इज नो सराउंडिंग, इट इज आइसोलेटेड, हमने उसको पूरा आइसोलेट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे वही क्या हो गया? यूनिवर्स हो गया। ओके, तो अगर यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व्ड है तो आइसोलेटेड सिस्टम की भी तो एनर्जी कंजर्व्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ एक क्वेश्चन देखते चलो, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग द वर्क डन इज 10 किलो जूल एंड 2 किलो जूल escaped to the surrounding as heat. Calculate the change in internal energy in kilojoule. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको कुछ चीजें पकड़नी है इसमें। देखो,
लिखा हुआ है वर्क डन, लिखा हुआ है वर्क डन, डोंट गो ऑन दिस, चेक दिस। वो बोला ड्यूरिंग कंप्रेशन, हम तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब वी आर वर्किंग, नॉट द स्प्रिंग। तो वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग, तो इट विल बी प्लस 10 किलो जूल, प्लस 10 किलो जूल। अगेन मैं दोबारा समझाती हूँ, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और कंप्रेशन जब होता है तो हम सिस्टम पे काम करते हैं। वर्क इज नॉट डन बाय द सिस्टम, बल्कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और अगर वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी ना, तो वर्क को आपको पॉजिटिव लेना है। एंड 2 किलो जूल एस्केप्ड एज हीट, तो क्यू क्या हो गया? -2 किलो जूल। ठीक है, अब डेल्टा यू निकाल लो, क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हो गया 10 माइनस 2, इसका मतलब 8 किलो जूल। तो आपका जो सही आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 8। बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर आप इसको ले लोगे वर्क डन हो रहा है तो -10 किलो जूल, खटाखट, दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, ओके, यू हैव टू सी ओवर हियर, कंप्रेस कर रहे हैं यार हम इसे। फाइन। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मुझे बतानी है, इट इज कि जैसे डेल्टा यू, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, दैट इज डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू इज माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी। तो माइनस पी डेल्टा वी लिख लेते हैं, राइट? अब तो ये डेल्टा यू हो गया, ये भी एक और फॉर्मूला बोल सकते हैं हम कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है। बट मान लो जब हम ए से बी पे गए, जब हम सिस्टम को ए से बी पे लेके गए, वॉल्यूम मैंने चेंज नहीं की, मतलब जितनी वॉल्यूम है गैस की उतनी ही फाइनल स्टेट पे है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है। तो इस केस में आपका डेल्टा वी 0 है, डेल्टा वी 0, नो वॉल्यूम चेंज। तो अब आप कहोगे कि जो डेल्टा यू है वो हो जाएगा क्यू, क्योंकि ये डेल्टा वी 0 हो गया, राइट? ये फैक्टर 0 हो गया। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू होता है, व्हाट इज क्यू? इट इज हीट। तो डेल्टा यू को हम ये भी बोलते हैं इट इज हीट एट, लेकिन कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तब वो हीट के बराबर होता है। कौन? डेल्टा यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब यही से समझते हैं कि वर्क कब कब 0 हो जाता है। वर्क एक तो 0 होता है जब डेल्टा वी 0 हो, मतलब कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं हो रहा। दूसरा केस, अगर पी एक्सटर्नल 0 हो। पी एक्सटर्नल कब 0 होगा? मतलब बाहर एयर ही नहीं है, बाहर एयर ही नहीं है, मतलब बाहर क्या है? वैक्यूम है, राइट? तो अगर बाहर वैक्यूम है, बाहर वैक्यूम है मतलब बाहर एयर नहीं है, तब भी क्या होगा? पी एक्सटर्नल 0 होगा तो वर्क 0 हो जाएगा। तो उस केस में एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं तो फ्री एक्सपेंशन होगा, एक्सपैंड करेगा, फ्री एक्सपेंशन। तो इस केस को बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। यहां एक्सपेंशन तो होगा लेकिन पी एक्सटर्नल 0 है। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं जब आपका वर्क 0 आता है। कब कब? जब वॉल्यूम चेंज नहीं की, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है मतलब बाहर वैक्यूम है, या फिर उसको बोलो फ्री एक्सपेंशन। क्लियर? ठीक है, और डेल्टा यू हीट के बराबर कब होता है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये कहां से आया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि क्या है? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, एक और चीज देखते हैं, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। वेल इंसुलेटेड, वेल इंसल्टेड लिख दिया, इट इज वेल इंसुलेटेड कंटेनर। ओके, ठीक है, against a constant external pressure. This is irreversible of 2.5 atm from initial volume 2.5 liter to final volume 4.5 liter. इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है इन जूल्स। ठीक है, लिखते हैं पहले, चलो स्टेट लिखते हैं। ठीक है, हम ए से बी आए, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm का। इनिशियली क्या थी? 2.5 लीटर, फाइनली क्या हो गई? 4.5 लीटर। यहां से हम यहां आए, क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है ना? एक्सपेंशन हो रहा है। तो चलो पहले वर्क निकालते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, क्योंकि इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा। क्या है? 2.5 डेल्टा वी क्या है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल,
तो ये हो गया -2.5 इंटू 2, ये होता है -5। बट ये है एटीएम लीटर, यूनिट भी लिखनी है साथ में, एटीएम लीटर। क्यों क्या है? क्योंकि आप बोल रहे हो वेल इंसुलेटेड कंटेनर, तो मतलब इस केस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। थर्मस है ये, थर्मस में क्या हीट अंदर बाहर जाती है? नहीं। अगर आपने गर्म चाय डाली है तो वो गर्म ही रहेगी उसमें, है ना। तो क्यू भी क्या है, क्यू क्या है इस केस में? 0। अब लगा लो डेल्टा यू, क्यू 0 है तो ये हो गया डब्ल्यू, तो इसका मतलब -5 एटीएम लीटर। बट मुझे जूल में देना आंसर, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए यू मल्टीप्लाइड विद 101.3। तो अब क्लियरली ध्यान रखो यार, नीट का क्वेश्चन है कि इस तरह के कन्वर्जन्स तुम्हें याद रखने की। 1 एटीएम लीटर क्या होता है? 101.3 जूल। 1 बार लीटर क्या होता है? 100 जूल। तो जब भी आपको ये यूनिट्स दी हुई हैं जूल में कन्वर्ट करना है, इनसे मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया? -505 के करीब आ रहा है, राइट? तो -505 जूल, दिस इज योर राइट आंसर। ओके, तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और बस सोचो डेल्टा यू निकालना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, खत्म। उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, क्यू और डब्ल्यू। ओके, क्लियर? दैट्स इट। सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डू इन टूडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सारे वर्क के फॉर्मूलाज in part 2 we are going to cover, so don't forget to watch it and please like and subscribe my channel, ठीक है, so that you can get an update कि कब next video आ रहा है, ठीक है। Okay, so have a nice day and enjoy learning thermodynamics.